नमस्ते, मैं अजय कुमार झा। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, वो भाजपा की जो तैयारी चल रही है 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र और जो कुछ भी अब तक भाजपा ने किया है, उससे आगे की रणनीति पर ये काम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह मेरा इंडिया पॉलिटिक्स चैनल है, इंडिया पॉलिटिक्स 2। आप जब तक मैं अपनी बात आगे रखता हूँ, आप इस बीच में सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास समय है और संभवतः आप ऐसा करेंगे ही। शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, बेल बटन को हिट भी कर दीजिए। अब रह गई बात क्या तैयारी चल रही है। एक बात तो मानना पड़ेगा कि भाजपा के पास माने भाजपा में जो मोदी जी और शाह जी, अमित शाह जी की जो जोड़ी है ना, वो लीथल जोड़ी है। मतलब कैसे चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं। बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट इस देश में आए और गए, लेकिन जो कुछ भी ये कर पा रहे हैं, इसकी कोई शानी नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसे भी हो, ये निकाल ही लाते हैं अपने लिए, भाजपा के लिए भी और एनडीए के लिए भी, कि अब उनका टारगेट सेट है 370 भाजपा को चाहिए मिनिमम। आगे भी जाएं तो इन्हें कोई परहेज नहीं है। और 400 पार है। अब 400 पार में जहाँ जा कर के रुके 500 भी जा सकता है। मतलब स्थिति तो कुछ ऐसी ही है। अब कई राज्यों में तो पहले ही तैयारियां चल रही थी, अंदर खाने ही चल रही थी, लोगों को पता तो चल ही रहा था, लेकिन वो सब था। लेकिन जब अब खुल करके सामने आ रहे हैं, सीटों के बंटवारे, सीटों के नाम आ रहे हैं, पहला लिस्ट निकल चुका है भाजपा का, दूसरा लिस्ट निकलना है, और पहले लिस्ट में सारे बड़े नाम तो आए ही हैं, बहुत सारे बड़े नाम और भी आने बाकी थे, वो भी अब आने शुरू हो गए हैं। इसमें आज की स्थिति के विषय में मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ आखिर हुआ होगा कि बिहार और महाराष्ट्र का मसला थोड़ा इनके लिए फंसा हुआ है। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र का मसला फंसने के बावजूद भी ये निकाल लेंगे, ये तो पक्का यकीनन आप मानिए। चूँकि बिहार की बात अगर करें तो बिहार में जो समस्या थोड़ी क्रिएट हो रही है, वो चिराग पासवान जी को लेकर के हो रही है। चिराग पासवान जी को नीतीश कुमार जी से परहेज है, नीतीश कुमार जी के परहेज तो उनके साथ तो है ही है, अपने चाचा जी से भी परहेज है। अब उन दोनों के बीच जो कुछ भी खटपट हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी तो समस्या हो ही रही है भाजपा को। अब यहाँ इन्हें उसे टैकल करना है, चिराग पासवान जी को टैकल करना है। इसलिए करना है कि चिराग पासवान जी को ऑफर तेजस्वी यादव जी की तरफ से भी है, और वहाँ से उन्हें ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। 8 सीट उन्हें तो लोकसभा के लिए दिया जा रहा है, उन्हें 2 सीट यूपी से भी दिया जा रहा है, बिहार से 8 दिए जा रहे हैं। अब ये चिराग पासवान जी को तय करना है कि वो उन्हें सीट ज़्यादा लेने हैं या सीट ज़्यादा जीतने हैं। अब ये वो तय करेंगे। चूँकि 2020 के बिहार के इलेक्शन में उन्होंने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि उन्हें जीतना है या हारना है, इससे उनको मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी को हराना है, ये उनका मुख्य टारगेट था, और वो उसमें सफल हुए थे। उन्हें कुछ नहीं मिला, नीतीश कुमार जी को नुकसान हुआ, जो उनका टारगेट था वो पूरा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए में जो स्थिति उनकी थी वो थोड़ा शेकी थी। लेकिन इस बीच में जो कुछ भी वो कर पाए, और बिहार के इलेक्शन में जो कुछ भी उन्होंने दिखाया अपनी ताकत, उससे भाजपा नहीं चाहती है कि वो उनसे हटें। अब देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, भाजपा के साथ क्या उनका हिसाब बैठता है। क्योंकि उन्होंने कुछ कठिन सवाल रख दिए हैं कि अब उनके चाचा भी हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, ये भी हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, ये सब सारी समस्याएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा। चूँकि अब चिराग पासवान जी बार बार ऐसी गलती संभवतः नहीं करेंगे, ये मेरा अपना आकलन है। और रह गई बात उपेंद्र कुशवाहा जी की, उन्हें भी सीट्स चाहिए, उन्हें किसी से परहेज नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ वो आते जाते रहे हैं, तो लेकिन इसके बावजूद भी उनको नीतीश कुमार जी से कोई ऐसा परहेज नहीं है कि वो जहाँ होंगे वो उनके साथ नहीं होंगे। उन्हें सीट्स ज़्यादा चाहिए। अब इस पर मुझे लगता है कि बातें बन जाएगी। सीट्स तो उन्हें ज़्यादा भाजपा देगी नहीं, वो 1 सीट से ज़्यादा, चूँकि उनके साथ भी वही स्थिति है जो चिराग पासवान जी के साथ है। अकेले ये लोग सीट निकाल नहीं पाएंगे, और उस हालत में हाँ, लेकिन जिसके साथ जाएंगे उसको फ़ायदा कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसी का फ़ायदा जो मेजर पार्टी है उनको साथ में रख करके लेती है,
और जो नहीं ले पाती है इनका साथ, वो उसको नुकसान होता है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ये अमित शाह जी बिहार के लिए निकाल ही लेंगे। ये मसला बिल्कुल तय है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। ऐसे भी अगर आप देखिए तो बिहार में जहाँ 17 और 16 का की हिसाब जो जो 2019 का चुनाव था और उसमें जितने सीटें आई थी, उसी के मुताबिक सब कुछ होने वाला है। मुझे तो पक्का यकीन ही लगता है, एक आध दो सीट का इधर उधर का तफरका हो सकता है और अंततोगत्वा शायद चिराग पासवान जी को हाजीपुर मिल ही जाएगा और पशुपतिनाथ जी को कोई ना कोई एक बेहतर जगह मिलेगा जिससे वो जीत ही जाएँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है। खैर, लेकिन अब हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में भी स्थिति बड़ा थोड़ा सा कठिन दिख रहा है भाजपा के लिए। वहाँ अगर आप देखें तो 48 सीट में भाजपा को पिछली बार उनकी समस्या बड़ी नहीं थी। पिछली बार उनके साथ शिवसेना ही थी उस तरह से मूल रूप से। वैसे तो अठावले साहब भी थे, लेकिन कहने का अर्थ है कि जो मेजर पार्टी के रूप में शिवसेना थी, तो 23 सीट पर वो जीते थे और शिवसेना को 18 सीट मिली थी। अब चूंकि वो लोग अलग हैं और उनके फाड़ हो गए हैं, दोनों शिवसेना के फाड़ हो गए हैं और साथ ही साथ उधर शरद पवार जी के भी फाड़ हो गए हैं, तो अब इधर आने की वजह से शिवसेना तो शिवसेना है ही, मतलब भले ही अब उद्धव ठाकरे जी ना हो, लेकिन एक नाथ शिंदे जी तो हैं। तो उस हिसाब से जो कुछ भी तय हुआ सा लग रहा है और जो बातें उभर करके सामने आ रही हैं, उससे पता ये चल रहा है कि भाजपा 32 सीटें लेना चाहती है और लेने भी जा रही है। वो उस पर बाई एंड लार्ज सहमति बनी हुई सी है। बच गए जो बाकी सीट, उस पर शिवसेना जो एक नाथ शिंदे जी की है, उसे 10 सीट तो मिनिमम शायद मिलेगा और बाकी 42 के बाद बाकी जो बचते हैं उसमें अजीत पवार जी और कुछ एक दो और जो कुछ एडजस्टमेंट इनको करना हो तो वो करेंगे। ये बात भी बाय एंड लार्ज अब सेटल ही है, तो अब यह तो हो ही गया। लेकिन सबसे बड़ा छक्का अभी इन लोगों ने मार दिया है उड़ीसा में। उड़ीसा में अब नवीन पटनायक जी अब इनके साथ आ गए। पहले भी वो एनडीए के खेमा में रहे थे, 10-12 साल पहले वो निकल चुके थे या करीब उसी के आसपास 14-15 साल पहले। लेकिन अब वो फिर बिल्कुल एनडीए के पार्टनर के रूप में आ रहे हैं। अब वहाँ से भी जब ये पार्टनर के रूप में आएंगे तो उनके सीट पक्के होंगे। उड़ीसा में जितने भी सीट हैं उसमें इनके सीट पक्के ही मानिए, क्योंकि अब नवीन पटनायक जी की स्थिति वहाँ काफ़ी बेहतर है। वो लगातार जीते ही जा रहे हैं, इस बार भी वो बेहतर ही करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो फिर अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो अब वहाँ का भी मामला उनका सॉर्टेड, आप मान ही लीजिए उड़ीसा का। इसके बाद आप अगर इधर चले आइए आंध्रा में, तो आंध्रा में तमिल ये नायडू जी के साथ मामला सॉर्ट आउट होने वाला है। अभी तक तो चूँकि आंध्रा में इनकी स्थिति बेहतर तो है नहीं, वहाँ तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन नायडू जी के आने के बाद से वो जिस जाति को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर जातियों के आधार पर ही वोट होते हैं तो कम्मा जाति में नायडू जी की वजह से एक ज़्यादा जो कुछ भी उनकी पैठ है उसका फ़ायदा भाजपा को ज़रूर मिलेगा। और हालांकि उनका अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उनके संबंध अच्छे हैं भाजपा के, लेकिन ये जो अलायंस होने की बात हो रही है वो नायडू जी के साथ ही होने वाली है। हालांकि चाह तो रेड्डी साहब भी रहे हैं, लेकिन शायद वो मसला अब शायद पीछे पड़ रहा है, तो अब ये स्थिति तो वहाँ भी हो गया सॉर्टेड। और तेलंगाना में भी बाई एंड लार्ज अब मान करके चलिए कि भाजपा एक बेहतर स्थिति पहले से बेहतर ज़रूर ही कर लेगी। वहाँ भी कुछ उसी तरह से चल रहा है। तमिलनाडु का तो हम लोगों को पता ही है कि वहाँ अन्नादुरई जी के आने के बाद से जो स्थिति बदली है, तो कुछ सीट्स तो उन्हें ज़रूर वहाँ मिलेंगे। और वहाँ जो स्ट्रेटेजी अन्नादुरई जी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अमित शाह जी के निर्देश पर ही कर रहे होंगे और मोदी जी के सलाह से ही कर रहे होंगे या उनकी सहमति से ही हो रहा होगा, लेकिन वो जिस लीडरशिप को आगे बढ़ाते हुए लिए चले जा रहे हैं और कई दूसरी पार्टियों को भी साथ में, अभी तमिल मनीला कांग्रेस को भी उन लोगों ने मिला लिया है। और जिस तरह से मोदी जी अभी बार बार वहाँ जा रहे हैं और
भीड़ और समूह वहाँ जुड़ रहे हैं और वो उनके साथ बने रहना चाहते हैं। तमिलनाडु में ज़रूर ही कुछ गुल खिलने वाला है, वहाँ से भी सीट्स आने की संभावना बिल्कुल साफ दिख रही है। और रह गई केरल की बात, तो केरल में भी जो जो इनरोड मोदी जी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बना रहे हैं, उसका एडवांटेज पक्का पक्का होना ही है। 1-2 सीट तो या कुछ हो सकता है उससे ज़्यादा ही सीट केरल से भी निकाल ले जाए भाजपा। अब ये सब स्थिति है। और जहाँ तक यूपी की बात है, वह तो पता ही है, वहाँ तो पूरा मामला 80 पर ले जाने का है एनडीए के लिए। वहाँ अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी भी अब जुड़ गए हैं, दारा सिंह जी भी हैं और लोग हैं। वो एक और जो वहाँ की लोकल पार्टी है उसको भी उन लोगों ने साथ में ले लिया है। तो मामला 370 का तो पक्का पक्का लग रहा है, वो चूकने वाला नहीं है। मत चूको चौहान, वो एते पे सुल्तान, 4 बांस 24 गज वाली बात है। तो ये इस बार होना है। जब कश्मीर से तमिलनाडु तक, और इधर अच्छा बंगाल की भी स्थिति आप देख ही लीजिए कि बंगाल में संदेश खाली ने तो बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि 17 सीट जो इन लोगों ने 2019 में भाजपा ने जीता था, वो उसको ये बखूबी पार करने वाले हैं। 42 सीटें हैं वहाँ, उस 42 सीट में ये 25-30 तक चले जाएं तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो बंगाल का भी वही स्थिति है। त्रिपुरा में भी अभी वहाँ के विरोधी दल के जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो वहाँ से भी हो सकता है कि उन्हें सीट मिल जाए। तो अभी तो आज तक की तो यही स्थिति दिख रही है। तो मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि भाजपा ने एक लंबी दूरी तय कर ली है 2024 के चुनाव के पहले ही। अब देखते हैं क्या होता है। बीच बीच में आपने हमारे इस चैनल को फिर भी अगर मिस कर गए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी किया होगा, शेयर भी किया होगा, मुझे यकीन है। और आप मेरे यकीन को ज़रूर पक्का करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, शेयर इट, like it, and hit the bell button of my channel. Thank you. Jai Hind.